जय हिंद दोस्तों। पिछले 2 वीडियो में हमने देखा था कि जब भी कोई फौजी पेंशन जाता है तो उसे बेसिक पेंशन कितनी मिलती है और उसे टोटल पेंशन बेनिफिट्स कितने मिलते हैं। इस वीडियो में हम डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डिसेबिलिटी पेंशन होती क्या है? तो जब भी कोई फौजी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होता है और उसको कोई बीमारी या कोई इंजरी हो जाती है, वो जख्मी हो जाता है, तो उसका एक मेडिकल बोर्ड किया जाता है। उस मेडिकल बोर्ड में उसे कुछ डिसेबिलिटी दी जाती है। जब वो डिसेबिलिटी मिलती है और उसके साथ वो फौजी पेंशन जाता है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। अब इस डिसेबिलिटी पेंशन के लिए 2 कंडीशन होती हैं। नंबर 1, उसकी डिसेबिलिटी 20% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, 20% से ज़्यादा। और नंबर 2, वो जो डिसेबिलिटी है वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए। अब इसका क्या अर्थ है? एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस का अर्थ है कि वो बीमारी या वो इंजरी फौजी ड्यूटी परफॉर्म करते समय होनी चाहिए। जैसे एएससी का एक ड्राइवर कॉन्वॉय में फौजी गाड़ी लेकर पठानकोट से ले जा रहा था। रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और इसको इंजरी हो गई, वो हॉस्पिटल गया, उसको डिसेबिलिटी मिली। उस डिसेबिलिटी को एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाएगा। और दूसरा होता है एग्रेवेटेड। एग्रेवेटेड के केस में वो बीमारी या इंजरी फौज के कारण नहीं हुई, फौज की ड्यूटी के कारण नहीं हुई, पर उसके कारण वो बढ़ गई है। इंजरी पहले से ही थी। जैसे किसी जवान को हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी पहले से ही, पर फिर उसकी पोस्टिंग आई फील्ड एरिया में और उसकी वो बीमारी बढ़ गई, तो उसे बोलेंगे एग्रेवेटेड। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि ये एट्रीब्यूटेबल या एग्रेवेटेड है? तो बीमारी के केस में डिसाइड करेगा मेडिकल बोर्ड, और अगर इंजरी होती है तो डिसाइड करेगी यूनिट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। जैसे इंटर यूनिट फुटबॉल कंपटीशन हो रहा था और नायक थापा को कोई इंजरी हो गई, तो उसके केस में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाएगी और उसमें बोला जाएगा कि ये फौजी ड्यूटी, फौजी कंपटीशन के दौरान ये इंजरी हुई है, इसलिए इसको एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस माना जाए और इसको जब भी ये पेंशन जाए इसको डिसेबिलिटी पेंशन दी जाए। तो ये तो था डिसेबिलिटी पेंशन का मतलब। अब डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर आता क्या क्या है? तो डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर 2 एलिमेंट आते हैं। पहला एलिमेंट है सर्विस एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट बेसिक पेंशन की तरह ही होता है, लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50%। और दूसरा एलिमेंट होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट। डिसेबिलिटी एलिमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है लास्ट ड्रॉन सैलरी का 30%। अगर डिसेबिलिटी हो 100%, 100% डिसेबिलिटी के लिए लास्ट ड्रॉन सैलरी का 30% जो है वो डिसेबिलिटी एलिमेंट होता है। इसकी कैलकुलेशन अभी दिखाऊंगा, थोड़ा कठिन है, पर कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये थी कैलकुलेशन। दूसरी चीज डिसेबिलिटी एलिमेंट के बारे में है ब्रॉड बैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। तो ब्रॉड बैंडिंग क्या होती है? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर किसी सैनिक की डिसेबिलिटी 20% या उससे ज़्यादा है और 50% से कम है तो उसकी डिसेबिलिटी को माना जाएगा 50%। यानी डिसेबिलिटी चाहे 20% हो या 49%, डिसेबिलिटी पेंशन की कैलकुलेशन 50% के हिसाब से की जाएगी। इसी तरह अगर डिसेबिलिटी 50% या उससे ज़्यादा है और 75% या उससे कम है तो उसकी डिसेबिलिटी को 75% माना जाएगा, और 76% से 100% डिसेबिलिटी को कैलकुलेशन के लिए माना जाएगा 100%। इसे कहते हैं ब्रॉड बैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी। कैलकुलेशन में इसके बारे में और भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में 2 और इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, डिसेबिलिटी एलिमेंट को भी आप कम्यूट कर सकते हैं। यानी जब आप पेंशन जा रहे हैं तो पूरी डिसेबिलिटी पेंशन यानी सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट का 50% आप एज कम्यूटेशन अमाउंट लमसम ले सकते हैं। और नंबर 2, आपकी पूरी डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस एलिमेंट भी और डिसेबिलिटी एलिमेंट भी टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन पे जाएं, हम एक और जवान का केस देखते हैं जो कि अपनी क्वालिफाइंग सर्विस से पहले ही उसको इंजरी हुई और वो इनवैलिडमेंट जा रहा है। जैसे कि नायक थापा मान लीजिए फौजी गाड़ी में जा रहे थे ले, उनका एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुई,
हॉस्पिटल गए और वहाँ पर डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी इंजरी के कारण अब ये फौजी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो इनको इनवैलिडमेंट कर दिया जाए, इनको फौज से बाहर कर दिया जाए। तो क्योंकि वो फौजी ड्यूटी के दौरान इंजरी हुई है, उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी, चाहे उनकी नौकरी 10 साल है, जो कि क्वालिफाइंग सर्विस यानी 15 साल से कम है। ठीक है, तो इस केस में डिसेबिलिटी पेंशन में 2 अंतर रहेंगे। नंबर 1 अंतर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस की जरूरत नहीं है। और नंबर 2, इस केस में ब्रॉड बैंडिंग अलग होगी। इस केस में नायक थापा को इनवैलिडमेंट पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन तब भी मिलेगी अगर उसकी डिसेबिलिटी 20% से कम है, यानी उसकी डिसेबिलिटी चाहे 5% है, उसको भी ब्रॉड बैंड कर दिया जाएगा 50% पर। अभी कैलकुलेशन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाए। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आने वाले दिनों में सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों और उनके बच्चों के वेलफेयर के बारे में बहुत सी जरूरी बातें शेयर करूंगा। अगर ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सैनिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो ये खुल गई मेरी मैथ नोटबुक। जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूं, इस मैथ नोटबुक या एक्सेल शीट को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अपने अमाउंट डालेंगे तो कैलकुलेशन हो रखी है, आपके पास अमाउंट निकल के आ जाएगा। अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर डायरी में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हवलदार गुरंग का कैलकुलेशन है, जिनकी डिसेबिलिटी 60% है और वो 24 साल के बाद पेंशन जा रहे हैं अपनी क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करने के बाद। तो देखें उनका पेंशन क्या बनेगा, डिसेबिलिटी पेंशन। तो सबसे पहले उनका टोटल पे जो है वो 50,000 रुपए है, तो उनका सर्विस एलिमेंट कितना बनेगा, 50,000 का 50%, आधा यानी 25,000 रुपए। इसमें कोई अंतर नहीं है। अब आते हैं डिसेबिलिटी एलिमेंट की कैलकुलेशन पर। तो जैसा कि मैंने बताया, 100% डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना होता है, 30%। ठीक है, तो पहली लाइन में मैंने 30% लिख दिया। दूसरी लाइन में मैंने हवलदार गुरंग की जो सैलरी थी, लास्ट ऑन सैलरी 50,000 को 30% से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट निकल के आ गया 15,000 रुपए। पर ये 15,000 रुपए तब उनको मिलता अगर उनकी डिसेबिलिटी होती 100%, 100%, पर उनकी डिसेबिलिटी तो है 60%। तो वो अगली लाइन में मैंने लिखा है उनकी डिसेबिलिटी 60%। पर 60% को ब्रॉड बैंडिंग करने के बाद वो कितनी हो जाती है, 75%। तो वो मैंने अगली लाइन में लिख दी है। तो उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट कितना मिलेगा, वो मिलेगा 15,000 गुणा 75%, यानी 15,000 इंटू 75% जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,250 हवलदार गुरंग को डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। और डिसेबिलिटी पेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट को ऐड करेंगे और उनकी टोटल डिसेबिलिटी पेंशन बन जाएगी 36,250 रुपए। ठीक है, अब एक और उदाहरण देख लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। ये है शीट हवलदार गुरंग की ही, उनकी डिसेबिलिटी 5% है, पर वो इनवैलिडमेंट हुए हैं। तो क्योंकि वो इनवैलिडमेंट जा रहे हैं, इसलिए क्वालिफाइंग सर्विस से पहले भी, मान लीजिए वो 10 साल में जा रहे हैं और डिसेबिलिटी 20% से कम है, फिर भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो उनका सर्विस एलिमेंट सेम रहेगा 25,000 रुपए। डिसेबिलिटी पेंशन की अगर टेबल में आप आते हैं तो मैंने लिखा है 100% डिसेबिलिटी के लिए उनकी डिसेबिलिटी पेंशन कितनी बनेगी, 50,000 इंटू 30% यानी 15,000, पहले की तरह। पर अगली लाइन में मैंने लिखा है 5% उनकी डिसेबिलिटी है, जो कि ब्रॉडबैंड हो जाएगी 50%। 1% से 50% के बीच में जितनी भी डिसेबिलिटी होगी, अगर वो इनवैलिडमेंट में जा रहा है, उसे फौज बोल रही है कि आप जाइए, आप नौकरी नहीं कर पाएंगे, तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन ब्रॉडबैंड कितनी हो जाएगी, 50%। 15,000 को 50% से गुणा किया, इतनी उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा 7,500। टोटल डिसेबिलिटी पेंशन कितनी मिलेगी, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट को जोड़ दिया तो हवलदार गुरंग की टोटल डिसेबिलिटी पेंशन आ जाएगी 32,500 रुपए। हालांकि उन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस यानी 15 साल कंप्लीट नहीं की थी, उनकी सर्विस थी 10 साल और उनकी डिसेबिलिटी 20% से कम थी। तो ये था डिसेबिलिटी पेंशन और उसको कैलकुलेट करने का तरीका।
अगले वीडियो में हम वॉर इंजरी पेंशन के बारे में जानेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।